हेलो स्टूडेंट्स, ये है एटीएन और मैं हूँ मनीष झा। क्लास 9th का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें लाइन नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज। ये जो सीरीज़ है ये आपको साइंस को या बायोलॉजी को डेप्थ में सोचने, समझने, सीखने और एनालाइज करने के लिए प्रेरित करती है। और जो लाइन है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. ये लाइन आपकी टेक्स्ट बुक की है। लाइन में जाने से पहले मैं आपसे चैप्टर का जो नाम है, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। इसके आंसर्स आप ढूंढें, सोचें, समझें और एनालाइज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप बाउंडेड नहीं हैं कोई पर्टिकुलर आंसर देने के लिए। आपके जो थॉट्स हैं वो आप फ्रीली, बिना किसी रुकावट के, आप बिना किसी झिझक के आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ये डिस्कशन चैनल है और इसमें आपके थॉट्स पूरी तरीके से एक्नॉलेज किए जाएंगे और कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाएगा कि आप गलत सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं, क्योंकि साइंस में हर एक फैक्ट, कोई भी फैक्ट, या यूँ कहूँ कोई भी फैक्ट फाइनल फैक्ट नहीं होता है। तो आप अपने कमेंट्स मुझे फ्रीली भेजते रहें ताकि आप बेटर सीख पाएँ और हम भी साथ साथ आपके बेटर एनालाइज कर पाएँ, ताकि जो एटीएन का मकसद है वो पूरा हो सके। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर का नाम है, क्या ये नाम सार्थक नाम है? क्योंकि फंडामेंटल उन चीज़ों को कहते हैं जो सभी को बनाती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से बनाया नहीं जा सकता। क्योंकि मैं, जैसा कि अगर आपने अपने लोअर क्लासेस में सेल के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि सेल के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं या कोशिका के अलग अलग अंग कहते हैं। तो ये जो कोशिकांग हैं, ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सेल को बनाते हैं। तो चूँकि सेल इन ऑर्गेनेलीज के कंट्रीब्यूशन के अलावा के बगैर नहीं बन सकता, तो क्या इन्हें फंडामेंटल यूनिट कहना सही है? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? दोनों ही बातें आप मुझे बताएंगे। चलते हैं लाइन नंबर 1 की तरफ। रॉबर्ट हुक जब कॉर्क के थिन स्लाइस को एनालाइज कर रहे थे तो इन्होंने हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर या मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देने वाला जो स्ट्रक्चर है वो उनको दिखाई पड़ा, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और उनको इस तरीके का स्ट्रक्चर 1665 में, मतलब 1665 में, 17वीं शताब्दी में दिखाई पड़ा। अब इसमें थॉट विंडो ये है, आप इस तरीके से सोच सकते हैं, वो ये कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क जो चुना था, कॉर्क मटेरियल जो चुना था, वो कॉर्क क्या है? क्या वो एक सेल है? क्या वो एक कोशिका है? कि क्या वो एक टिश्यू है या ऊतक है, या किसी और प्लांट के पार्ट को कॉर्क कहा जाता है? कॉर्क के और रोल्स क्या हैं? कॉर्क प्लांट के किस भाग से आइसोलेट किया जाता है? आगे लाइंस में बताया गया है कि कॉर्क प्लांट के छाल से, मतलब बार्क वाले रीजन से आइसोलेट किया गया है। आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि कॉर्क किसी और हिस्से से भी निकाला जा सकता है क्या? आप ये पूछ सकते हैं कि पतले स्लाइस को रॉबर्ट हुक ने 17वीं शताब्दी में ऑब्ज़र्व किया। अगर ये स्लाइस मोटी होती तो क्या उनको ये जो ऑब्ज़र्वेशन है वो दिखाई पड़ता? इनको हनी कॉम स्ट्रक्चर
क्यों दिखाई पड़ा, इनको छोटे छोटे बॉक्सेस क्यों दिखाई पड़े, इसका क्या कारण है। इतने सारे बॉक्सेस को बायोलॉजी में डिफाइंड तरीके से या मैं कहूँ साइंटिफिक तरीके से क्या कहा जाता है, इनके नाम क्या हैं, इनकी जो बाउंड्री है जो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से अलग करती है वो किस नाम से जानी जाती है और वो क्या है। ये सारे सवाल आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। आप रॉबर्ट हुक के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि रॉबर्ट हुक बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ और क्या क्या कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में इनका है या दूसरे फील्ड में भी इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आप ढूंढ सकते हैं। आप ये ढूंढ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक वर्ल्ड में किस प्रदेश से, किस देश से, किस महाद्वीप से, किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां आप और इकट्ठा कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में आगे बताया गया है कि रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप बनाया था। ऐसा उनको क्यों करना पड़ा ये आप सोच सकते हैं। और क्या उनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप आज के माइक्रोस्कोप से मिलता जुलता था कि अलग था, ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। तब तक के लिए सोचते रहिए और एनालाइज करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ एटीएन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।